अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में जो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है चीज़ों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। अब यहाँ पर आपको इन पार्ट्स में डिफरेंट जो है एक्सपोनेंट्स आप कह सकते हैं, इंडिसेस कह सकते हैं, मेंशन नज़र आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस की मदद से इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले इसके ए पार्ट से। तो मैं आपको तमाम के तमाम जो लॉज है पिछले क्वेश्चन में डिटेल से समझा चुका हूँ। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को शॉर्ट करें और चीज़ों को टू द पॉइंट यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करें। तो आप पिछले क्वेश्चंस को ज़रूर देख सकते हैं, उनसे आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी तमाम लॉज को और भी बेहतर तरीके से समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में, और इस ए बी स्क्वायर के ऊपर पार मौजूद है 3 और ये पूरी की पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ जिसमें इनसाइड लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी और इस 2a स्क्वायर बी के ऊपर पार मौजूद है इस तरीके से 3। तो अब देखिए आपको लॉस पता है, ये मैं सारे यहाँ पर आपको पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हमने इसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना है। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स में कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मेंशन हो जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो और इस तरह ऊपर उनके कोई पार हो जो कि ब्रैकेट के बाहर मेंशन हो, तो वो पार्ट सब पे अलग अलग अप्लाई होती है। इधर ये ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के ऊपर पार्ट 3 है, तो ये पार्ट 3 सब पर अलग अलग अप्लाई होगी। यानी ये पार्ट 3 ए पर भी आ जाएगी, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और यही पार्ट 3 ने इस बी स्क्वायर पे भी आना है। और आप जानते हैं कि अगर ये पार्ट बी स्क्वायर के ऊपर आएगी तो ये बनेगा बी स्क्वायर रेज टू पार्ट 3। और ये भी आपने लॉ पढ़ रखा है कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स में कोई टर्म मेंशन हो जिसके ऊपर पार हो और इस तरह बाहर कोई होल पार भी मेंशन हो तो ये दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यानी b वैसे का वैसे ही लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आएगा 6, तो ये बनेगा b रेज टू पार्ट 6। यानी ये पार्ट 3 a पर आ गई और जब ये पार्ट 3 बी स्क्वायर पे आएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b रेज टू पार्ट 6। ये हमने एक लॉ की मदद से इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख लिया। आगे चलते हैं मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए यहाँ पर ये 2a स्क्वायर भी तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं और ब्रैकेट्स के बाहर एक पार भी आपको मेंशन नजर आ रही है। तो इधर भी ये पहली वाली टर्म की तरह ये पार्ट सब पे अप्लाई होगी, तो ये पार्ट 3 पे जब अप्लाई होगी ये हो जाएगी 2 रेज टू पार्ट 3। 2 रेज टू पार्ट 3 का मतलब होता है 8, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 8। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8, और यही पार्ट 3 ए स्क्वायर पे भी अप्लाई होगी। तो जिस तरह भी आपको मैंने बी स्क्वायर वाला समझाया है कि उसके ऊपर भी पार्ट 3 थी, तो यही पार्ट 3 ए स्क्वायर पर भी आएगी। यानी ये इस तरह का कुछ बनेगा ए स्क्वायर और इसके ऊपर पार्ट 3। तो जो लॉ मैंने यहाँ पे आपको समझाया वही लॉ यूज़ करना पड़ेगा। आप इस ए को वैसे लिखेंगे और ये जो ए पर पार है और इस ए स्क्वायर की पूरी जो होल पार पार्ट 3, इन दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा ए रेज टू पार्ट 6। और यही पार्ट 3 बी पर भी आएगी तो ये जस्ट हो जाएगा बी क्यूब। यहाँ तक आपने इसको कर लिया। अब आगे आप देखें ए क्यूब बी 6 है और इसके साथ कुछ भी यहाँ पे और कोई कॉफिशिएंट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा इन दोनों का, तो ये 8 जो है ये तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई और आपको कॉफिशिएंट के तौर पे नंबर यहाँ पे अवेलेबल होता तो 8 को मुझसे मल्टीप्लाई करके लिखते। तो 8 तो एक ही कांस्टेंट है, इसको आप बिल्कुल स्टार्ट में लिख लें। अब आपको ये भी लॉ पता है कि जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पार्ट्स को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इधर ए के ऊपर पार्ट 3 है, इधर ए के ऊपर पार्ट 6 है। इन दोनों में आप देखें बेस जो है वो ए है, बेस सेम है, तो आप बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ये मैंने एक दफ़ा दिया, और इनकी पार्ट्स को ऐड करके लिखेंगे। तो 6 पार है, इधर 3 पार है, 6 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। तो आप लिखेंगे ए रेज टू पार्ट 9। इसी तरीके से ये बी रेज टू पार्ट 6 और बी रेज टू पार्ट 3 ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की बेस सेम है, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को ऐड करके लिखेंगे। तो ये 6 पार है, इस पे पार्ट 3 है, तो 6 + 3 कितना होता है, वो होता है 9। तो ये भी आपके पास हो गया 9। तो हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हमने कर लिया 8 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पार्ट 9 मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पार्ट 9। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये इसका ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है सी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है -5 सी क्यूब डी क्यूब, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो पार मौजूद है वो है पार्ट 2।
अब देखिए यहाँ पे जो ये पहली टर्म है सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसमें तो कोई चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसमें कोई लॉ नहीं हम यूज़ कर सकते, ये पहले से बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक तरह की टर्म लिखी हुई है। तो इसको तो आप सी स्क्वायर डी स्क्वायर को तो वैसे का वैसे लिख लेंगे। आगे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में -5 सी क्यूब डी क्यूब ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स में कोई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और इस तरह उनके बाहर कोई ऊपर ब्रैकेट्स के कोई होल पार इस तरह मौजूद हो, तो ये पार्ट सब पर अलग अलग अप्लाई होती है। यानी ये जो पार्ट 2 है ना, ये -5 पर अलग से अप्लाई होगी, यानी ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर। और किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाता है, यानी वो पॉजिटिव हो जाता है, और 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 × 5, तो वो क्या आ जाता है 25। तो जब आप ये पार्ट 2 -5 पे अप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 25। अब इसी तरह ये वाली पार्ट 2 सी क्यूब पर भी आएगी, तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि सी क्यूब होगा और इस पे पार्ट 2 हम इस तरह होल पार के तौर पे लिख रहे होंगे। तो आपको भी ये पार्ट में समझा चुका हूँ, जब भी इस तरह ब्रैकेट में कोई टर्म लिखी हो जिस पे पार हो और बाहर भी इस तरह ब्रैकेट के होल पार मौजूद हो, तो ये पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो सी एक दफ़ा ही लिखेंगे आप, और इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 × 2 कितना होता है 6। ये लॉ है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे जब ये पार्ट 2 C3 पर आएगी तो ये 3 × 2 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C⁻6। यही सेम लॉ आपको डी क्यूब पर भी अप्लाई करना है। तो जब ये पार्ट 2 डी क्यूब पर आएगी तो डी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और डी के ऊपर जो पार है वो 3 है, उधर बाहर होल पार्ट 2 है, तो 3 × 2 कितना होता है वो होता है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा D⁻6, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पर C⁻6 समझाया। अब आगे आप देखें एक ही कांस्टेंट लिखा हुआ है और कोई कांस्टेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये 25 एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसको बिल्कुल स्टार्ट में लिख लें। तो ये आ गया 25 बिल्कुल स्टार्ट में। आगे अब आपने दोबारा से लॉस यूज करने हैं इंडिसेस के, तो आप जानते हैं कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हूं जिनकी बेस सेम हो, तो हम बेस को एक दफा लिखते हैं और पार्ट्स को ऐड करके लिखते हैं। तो ये तमाम चीजें यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर आप देखें कि C² और इस C⁻6 में दोनों चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और इनकी बेस भी सेम है, तो इनकी बेस को आप एक दफा लिखेंगे C को, और इनके पार्ट्स को ऐड करके लिखेंगे। तो इधर पार्ट 6 है, इधर पार्ट 2 है, तो 6 + 2 कितना होता है वो होता है 8, तो आप लिख देंगे C⁻8। इसी तरीके से आप देखें ये D² और D⁻6 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस जो है वो सेम है यानी D है, तो बेस को एक दफा लिखेंगे D को, और पार्ट्स को ऐड करके लिखेंगे। इधर पार्ट 2 है, इधर पार्ट 6 है, तो 6 + 2 कितना होता है वो होता है 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 25 × C⁻8 × D⁻8। तो यही हमने सिंप्लीफाई करके दिखाना था। ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में जो सबसे पहले टर्म लिखी हुई है वो है राउंड ब्रैकेट्स में 8 × e⁻5 × f⁻3, और इन तीनों चीज़ों की कंबाइंड पावर ऊपर मौजूद है जो कि है 2, और ये पूरी की पूरी चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है इस वाली टर्म से जो कि लिखी हुई है राउंड ब्रैकेट्स में e⁻f, और इसके ऊपर भी इधर होल पार आप कह लें 3 है, और ये पार्ट 3 भी इन दोनों की कंबाइंड पार है। तो आप यहाँ पर भी पहले वही लॉस यूज़ करेंगे जो भी मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाए हैं कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स में कोई टर्म्स लिखी हों या कोई चीज़ें जो भी मेंशन हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर कोई होल पार मौजूद हो, तो वो पार्ट सब पर अलग अलग अप्लाई होती है। यानी जब ये आप ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये पार्ट 2 8 पर अप्लाई होगी, यानी ये बन जाएगा 8², और 8² का मतलब होता है 8 × 8 जो कि होता है 64। तो यहाँ पे एक तो आपको 64 लिखना पड़ेगा, और यही पार्ट 2 e⁻5 पे भी अप्लाई होगी, यानी ये बन जाएगा e⁻5 टू पार इधर 2। और आपको पता है जब इस तरह दो पार्ट्स हो, एक बाहर मेंशन हो ब्रैकेट के, एक जो ब्रैकेट के इनसाइड टर्म लिखी हुई है उस पर मेंशन हो, तो इन दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो e एक दफ़ा ही लिखेंगे और 5 × 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻10। यही सेम आप कह ले लॉ यहाँ पर यूज़ करना है। f³ की बारी भी यहाँ पे भी जब ये पार्ट 2 f³ पर आएगी तो f को आप वैसे का वैसे लिखेंगे, और ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, f की पार्ट 3 और f⁻3 की होल पार्ट 2 भी, दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 × 2 कितना होता है 6। तो ये आपने लॉज में सब चीज़ें सीखी हुई हैं। आगे हम डिवीजन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर भी यही सेम लॉ दोबारा से यूज़ करेंगे। ये e³ f भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर बाहर ब्रैकेट के एक होल पार मौजूद है, तो ये पार्ट सब पे अलग अलग अप्लाई होगी। तो ये वाली पार्ट 3 जब e³ पर आएगी तो e वैसे का वैसे लिखेंगे, और ये पार और ये होल पार मल्टीप्लाई होगी। 3 × 3 कितना होता है 9, और ये पार्ट f पे भी अलग से आएगी। तो f पे तो वैसे कोई और पार मेंशन नहीं है, तो जस्ट f के ऊपर ये पार 3 ही आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, इसको वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें। अब आपने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है, ये मैंने आपको लॉ में समझाई हुई है कि जब भी दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों और वो इस तरह की हों कि उनकी बेस सेम हो, तो हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं
और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे e रेस टू पावर 10 है और ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, बीच में डिवीजन का सिंबल है किससे, इस सबसे जिसमें लिखा हुआ है e रेस टू पावर 9। तो इन दोनों e को देखें तो इन दोनों की बेस सेम बनती है, इनके दरमियान डिवीजन का सिंबल भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, बेस e को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे पावर 9 है, पहले 10 फिर 9, यानी 10 माइनस 9 लिखेंगे। तो 10 माइनस 9 कितना होता है, वो होता है 1। आप यहाँ पे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब यही सेम सिनेरियो इधर f पे भी अप्लाई होगा। इधर f रेस टू पावर 6 है और इसके आगे आप डिवीजन का सिंबल देख सकते हैं और इधर आपके पास f क्यूब लिखा हुआ है। दोनों f में देखें आप, दोनों जो f रेस टू पावर 6 और f रेस टू पावर 3 में बेस जो है वो सेम है, बेस f है। तो बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। पहले लिखा हुआ था f रेस टू पावर 6, तो 6 वाली पार्ट यूज़ करेंगे 6, और यहाँ पे लिखा हुआ पावर 3, तो 6 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 64 f क्यूब, अगर आप e के ऊपर ये पावर 1 नहीं लिखना चाहते, वरना मीनिंग दोनों के सेम ही है। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दो कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, एक 16 और एक -2। तो क्योंकि इनमें कैंसिलेशन मुमकिन हो सकती है तो मैं इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं भी लिखते इस पूरे क्वेश्चन को, तब भी ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जैसे मैंने आपको सी पार्ट में भी समझाया। तो मैं यहाँ पर आसान बनाने के लिए ये पहली वाली जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है 16 g रेस टू पावर 10 और h रेस टू पावर 7 को इस तरह लिख रहा हूँ, और जो डिवीजन का सिंबल है उसकी जगह पे ये लाइन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो, और इस टर्म को मैं इधर डिनोमिनेटर में लिखूंगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि इधर राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई बाय जी क्यूब मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर होल पावर 3 नजर आ रही है। तो आपको मैं अभी लॉ समझाता आ रहा हूँ कि इस तरह के सिनेरियो में जब राउंड ब्रैकेट्स में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हूँ, इस तरह बाहर होल पावर हो, तो वो पार्ट सब पे अलग अलग अप्लाई की जाती है। तो ये पार्ट 3 -2 पर अलग से अप्लाई होगी, यानी ये बन जाएगा -2 रेस टू पावर 3, और -2 रेस टू पावर 3 होता है -8। ये माइनस साइन खत्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे इवन पावर होती तब खत्म होता, ऑड पावर है तो खत्म नहीं होगा। तो 2 रेस टू पावर 3 8 होता है और माइनस का साइन वैसे ही। तो -2 का क्यूब तो हो जाएगा -8, तो वो आप इस तरह सॉल्व सिंप्लीफाई करके नीचे लिख दें। आगे यही पावर 3 जी के ऊपर भी आएगी, तो ये बन जाएगा जी क्यूब यानी जी रेस टू पावर 3 टू पावर 3। और आप ये जानते हैं इसको कैसे हमने सिंप्लीफाई करना है। आपने ये जो जी है इसको वैसे लिखना होता है, और ये जो पावर बाहर मेंशन हो और इधर टर्म के ऊपर इधर मेंशन हो, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। आपको समझा चुका हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9। तो ये हो जाएगा जी रेस टू पावर 9। और ये जो यही पार्ट 3 है ये एच स्क्वायर पर अलग से अप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर और इसके ऊपर ये पार्ट 3 अलग से, और यहाँ पे एच को वैसे का वैसे लिखेंगे, और इन दोनों पार्ट्स को जिस तरह ऊपर समझाया मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे एच रेस टू पावर 6। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ऊपर 16 है, नीचे -8 है, इनमें कैंसिलेशन हो सकती है। 8 1 टाइम्स 8 होता है, 8 2 टाइम्स 16 होता है। तो ऊपर आ जाएगा 2, साथ आ जाएगा जी रेस टू पावर 10, उसके साथ आ जाएगा एच रेस टू पावर 7, और नीचे आपके पास जस्ट बचेगा नेगेटिव साइन ये, और एक बचेगा जी रेस टू पावर 9 और ये बचेगा एच रेस टू पावर 6। अब आप यहाँ जानते हैं कि ये ऊपर नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी इनके दरमियान डिवीजन का ऑपरेशन है, और यहाँ पे आपको काफ़ी टर्म्स ऐसी मेंशन नज़र आ रही हैं जिनकी बेस सेम है। तो आप ये लॉ जानते हैं, जब भी कोई टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो ये जो 2 है ये आप वैसे का वैसे लिख लें, क्योंकि ये तो फर्दर किसी और से सॉल्व होने वाला, कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। और ये जो बीच में नेगेटिव साइन होता है ना, इसको आप ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर 2 के साथ ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ये दोनों जीज देखें, ये दोनों जी में बेस सेम है, ऊपर जी की पावर 10 है और ये डिवाइड हो रहा है जी रेस टू पावर 9 से। दोनों चीज़ों के दरमियान डिवीजन का सिंबल है, बेस सेम है। तो आप क्या करेंगे, लॉ के मुताबिक बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ऊपर 10 पावर है, नीचे 9 पावर है, 10 माइनस 9 कितना होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये 1 आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। यही सेम सिनेरियो यहाँ पर बनेगा, ऊपर एच रेस टू पावर 7 है, नीचे एच रेस टू पावर 6 है। दोनों चीज़ें के दरमियान डिवीजन का सिंबल बनता है, डिवाइड हो रही हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर दोनों में से जो बेस सेम है उसको एक दफ़ा लिखेंगे। ये मैंने एक दफ़ा बेस लिख ली, और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ऊपर पार्ट 7 है, नीचे 6 है, तो 7 माइनस 6 कितनी होती है, वो भी होती है 1। और इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप ये पावर 1 नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट लिख दें 2g और h, ये मीनिंग भी सेम है। तो ये हमने पार्ट नंबर डी कर लिया। आप इसको इस वाली फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में ना भी लिखते तब भी डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेते, तब भी ये हो जाता। जस्ट समझाने को आसान बनाने के लिए और आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ये मैंने इस तरह आपको मेंशन करके दिखाया है। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।